शहीद इम्तियाज साहब का शव आया और उनको नीतीश जी और दोनों डिप्टी सीएम नहीं गया एयरपोर्ट पे। इससे बड़ा शर्म की क्या बात हो सकती है? जिस तरीके से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में अंबेडकर 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 वो बोला था, क्या भूल जाएगा लोग? बीजेपी में मुसलमानों को दाढ़ी के नाम पर, मुसलमानों को टोपी के नाम पर, मुसलमानों को बीफ के नाम पर सबसे ज्यादा जुल्म यह किया। मॉब लिंचिंग में सबसे बीजेपी का नेता जो मॉब लिंचिंग से जो हाई कोर्ट से बेल होता है उसको बीजेपी का नेता माला पहनाता है। वाहिद एक प्रधानमंत्री है जो आज तक किसी भी रिपोर्टर को, जैसे आप लोग मेरे से सवाल कर रही हैं, आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने नहीं अटेंड किया उसका नाम नरेंद्र मोदी है। सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है हमारा मकसद, है बीजेपी को हराना, नीतीश और भाजपा मुक्त बिहार बनाना है, बिहार को एक बेहतर सरकार बनाना। आप पाकिस्तान को बताइए, उसको इकोनॉमिकल, आईएमएफ का हम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, आईएमएफ ने लोन दे दिया, आप चुप हो गए, आप कुछ नहीं कर पाए। आपकी कूटनीति क्या है? कोलैप्स हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन जी हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी अंशु भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। अच्छा, ये बताइएगा आदिल साहब कि अवैसी साहब जो सीमांचल आए थे तो राजनीति गर्मा गई है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सीमांचल भी आए, मिथिलांचल भी आए और उसके बाद चंपारण भी गए थे, तो राजनीति गरमाई नहीं है। ये एक सच्चाई है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2015 में 16 अगस्त को सीमांचल आए थे और उसके बाद लगातार सीमांचल के मुद्दे को बड़ी बेबाकी से उठाए हैं। सीमांचल में बाढ़ आया तो वो आदमी खड़े रहे। सीमांचल में जब भी ज़रूरत पड़ी, एमयू किशनगंज का मुद्दा हो, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का मुद्दा हो, इवन पार्लियामेंट में भी उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल, सीमांचल में धारा 371 के तहत उन्होंने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। लगातार मुद्दा उठा रहे हैं और बिहार में उनको एक ऐसी शख्सियत मिल गए हैं जिसको बिहार के हर जिला में लोग जानते हैं। अख्तर उल ईमान साहब और इंजीनियर आफ्ताब साहब, दोनों की मेहनत के चलते आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार के 38 जिला में है और हर लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब के साथ जुड़ना चाहता है। नौजवानों में खास उनका एक अच्छा है, एक नौजवान उनकी तरफ देखते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जय भीम और जय मीम का नारा देते हैं, सीमांचल को उसको हक दिलाना चाहते हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जिसके चलते बैरिस्टर साहब अख्तर उल ईमान साहब से लोग जुड़े। इस बार आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम तो चाहते हैं पहला कि बीजेपी हारे और इस बार बिहार में एक ऐसी सरकार बने जिसमें बीजेपी हारे, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से लोग उब गए हैं। ये डबल इंजन की सरकार में सिर्फ मक्कारी और अय्यारी है। आपने देखा 2014 में बिहार के लोगों ने इस मोदी सरकार को झोला भर भर के वोट दिया, 34 एमपी दिया, 2019 में 39 एमपी दिया, फिर 2024 में 32 एमपी दिया। लेकिन बिहार को क्या मिला? आरामको मिडिल ईस्ट की कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट होता है गुजरात में। बड़ी बड़ी जितना मिडिल ईस्ट की कंपनी है उसका इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। अब बेचारा बिहार का कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, चंपारण, शिवहर, छपरा, आरा, गोपालगंज का लोग जाकर गुजरात के फैक्ट्रियों में मजदूर बना हुआ है। आखिर ये दोहरा चरित्र भाजपा कहां से लाती है? वोट मेरा और राज तुम्हारा कब तक चलेगा? ये तो अंग्रेज करता था। अंग्रेज के आप आरामको क्यों खुलेगा? बिहार में क्यों नहीं? नीतीश जी ने स्पेशल स्टेटस दिलवा दिया। अभी तो डबल इंजन की सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी ने आपसे वादा किया था बिहार के लोगों से, नरेंद्र मोदी को इतनी बिहार के लोगों से मोहब्बत है तो स्पेशल स्टेटस दे दे। आपने कहा बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी को हराने की वो रणनीति आपकी क्या है? हम पहला चाहते हैं महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी घटक दल है, वो एमआईएम को एडजस्ट कर ले। हम पिछले बार 5 एमएलए जीते, उससे पहले 1 एमएलए जीते, 6 एमएलए हमने जीता। हम चाहते हैं 2020 में भी अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने उसके सामने एक पेशकश महागठबंधन के सामने, तेजस्वी जी के सामने रखी थी कि हमें भी एडजस्ट कर लीजिए। हम चाहते हैं सीमांचल को उसका इंसाफ मिले, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले, पूर्णिया एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाए, पूर्णिया का जो हाईकोर्ट बेंच है वो चालू हो जाए, सीमांचल की जो पासमंदगी है वो दूर हो, वहां भी मेडिकल कॉलेज खुले, वहां भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। सरकार उसको एक सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश जी नालंदा और पटना के नहीं ना है, नीतीश जी मुख्यमंत्री 38 जिला के हैं। अकेले लड़ नहीं सकते हैं जो आप चाहते हैं कि महागठबंधन का सपोर्ट चाह रहे हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जब भाजपा जिसके पास अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो अकेले लड़ने की दम नहीं है। वो नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर चलती है, जिस नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे। टारगेट बीजेपी से ही क्यों, इतनी नफरत क्यों है बीजेपी? मैं बीजेपी, क्योंकि
बीजेपी हर दिन मुसलमानों के साथ, हर दिन बिहार के साथ, हर दिन सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार किए, हर दिन दलितों के साथ नाइंसाफी की। जिस तरीके से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में अंबेडकर 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 वो बोला था, क्या भूल जाएगा लोग? आप सीमांचल को आपने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, एएमयू किशनगंज को 11 साल में 1 रुपया नहीं दिया, सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल लिस्ट में नहीं दिया, आपने बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, बिहार को इकोनॉमिक पैकेज नहीं दिया। ये झुंझुना 2015 में यही बिहार आए थे, मोदी जी ने कहा था कि हम 1,20,000 करोड़ रुपया देंगे, कहां गया वो पैसा? बिहार के साथ आप सौतेला व्यवहार कीजिएगा तो हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, किससे करेंगे? और बीजेपी इसलिए कि सत्ता में है, बीजेपी में मुसलमानों को दाढ़ी के नाम पर, मुसलमानों को टोपी के नाम पर, मुसलमानों को बीफ के नाम पर सबसे ज्यादा जुल्म यह किया। मॉब लिंचिंग में सबसे बीजेपी का नेता जो मॉब लिंचिंग से जो हाई कोर्ट से बेल होता है उसको बीजेपी का नेता माला पहनाता है। तो हम बीजेपी से सवाल नहीं करें तो किससे करें? ओवैसी जी का अगर कह लो यार, आपकी पार्टी की बात करें तो मुस्लिमों का वोट वो क्यों नहीं पूरे तरीके से वो जीत पाता है? संपूर्ण वोट बैंक तो मुस्लिमों का आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ पा रही है? आरजेडी सवाल लेती है, आरजेडी ले रही है, कांग्रेस ले रही है जी, बीजेपी के भी लोग ले बट जा रहे हैं ना आपके वोट। मुस्लिमों के वो बहुमत प्राप्त कीजिए, इसमें कामयाब क्यों नहीं हो रहे? मैं सिर्फ एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, एमआईएम एक मजलूमों की एक बेबाक आवाज है। आज पाकिस्तान के खिलाफ सबसे मुखर होकर, अभी जो इस पहलगाम के बाद अगर सबसे मुखर होकर किसी ने बोला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम मुसलमानों की पार्टी नहीं, हम सीमांचल के मजलूमों के साथ हैं, बिहार के मजलूमों के साथ हैं। हमारा टारगेट सिर्फ मुस्लिम नहीं है। हमारे पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राणा रणजीत सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं, उनको टिकट दिया। हम चाहते हैं, हमने लोकसभा में दीनानाथ मांझी जी को गोपालगंज में दिया, राणा रणजीत साहब को शिवर से दिया, प्रियंका जी को हमने काराकाट से दिया, हमने गैर मुस्लिम भाई को टिकट दिया, अखिलेश्वर शर्मा साहब को दिया। घोषणाएं कर चुकी है आपकी पार्टी। एक बैरिस्टर साहब ने तौसीफ आलम साहब का बहादुरगंज में किया, अख्तर उल ईमान साहब जहां से फैसला ले, कोचाधामन से लड़े, अमूर से लड़े या जिस सीट से लड़े, वो अख्तर उल ईमान साहब का डिस्क्रिप्शन वो कहां से लड़ेंगे? मतलब वो और तीसरा कोसाधामन किसके बारे में बोला आपने? अख्तर उल ईमान के बारे में बताया, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? अख्तर साहब का फैसला है। अख्तर साहब को अमोर की भी आवाम चाहती है, वहां से लड़े। कोचाधामन की भी आवाम चाहती है। अमोर में क्या लगता है, उन्होंने कोई काम नहीं किया? अमोर में उनसे ज्यादा आजाद भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया, अमोर में 217 करोड़ का पुल लाया, जो आज तक सीमांचल में इतना बड़ा पुल नहीं बना था, वो अख्तर उल ईमान साहब के बारे में आपने बताया कि वहां से भी लड़ सकते हैं। भाई आवाम बोल दिए, कोई कोचाधामन के लोग बोल रहे हैं वहां से लड़िए, कि इवन बलरामपुर जो मेरा विधानसभा, वहां के लोग बोलते हैं अख्तर उल ईमान साहब लड़े। किशनगंज की आवाम बोलती है मेरे यहां से लड़ना। अख्तर उल ईमान एक सीमांचल ही नहीं, बिहार के मजलूमों की आवाज है। एक उनका इतना बड़ा कद है, लोग चाहता है कि मेरे यहां से लड़े, क्योंकि अख्तर उल ईमान साहब का मतलब डेवलपमेंट है, तरक्की, और आवाम के साथ जुड़ने वाले का नाम अख्तर उल ईमान साहब, इसलिए आवाम के बीच में उनकी मकबूलियत है, इसलिए लोग चाहते हैं उनसे चुनाव, उनके विधानसभा से। आते मुद्दे पे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं 4 का बदला 24 से लेंगे। ये 24 क्या है? 24 का मामला क्या है वो बताइए। देखिए, हमारे साथ हमारे एमएलए को तोड़ा गया, खरीदा गया, तो ये हमारे साथ खंजर घोपा गया, जबकि हमने महागठबंधन को, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल खंजर घोपने का काम किया? राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने अनकंडीशनल उसको उनका समर्थन दिया था। जब लालू जी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फोन किया था, तो लालू जी को बोल दिया आप 118 लाइए सर, हम 223, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप मेरे साथ नहीं रहे, आप मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर मेरे एमएलए को आपने तोड़ दिया। तो हमने आपके साथ, जब स्पीकर का चुनाव हुआ हम आपके साथ थे, जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई फ्रंट बना हम सबसे आगे आपके साथ हैं। उसके बाद आपका एमएलए चेतन आनंद चला गया तो बहुत दिक्कत। एमआईएम का एमएलए मुसलमानों की सीमांचल की आवाज है कि आरजेडी के लोगों ने आपका पार्टी को तोड़ा है। सीमांचल की एमआईएम एक आवाज है, आप सीमांचल के मजलूमों और बेबसों की आवाज को आपने दबाने की कोशिश की। मेंबर को जोड़ने का काम तो पार्टी के हेड का होता है, वो चाहते हैं कि जोड़ के रखें। अगर कोई मुनाफकत करे, कोई छोड़ दे, कोई चला जाए तो क्या कर सकते हैं? बांध के थोड़ी रखे कि भाई हमने जितनी इज्जत दी कोचाधाम की आवाम ने एमआईएम को जिताया, मजबूती बनाए रखने का काम तो कर सकते हैं ना। आपको क्या लगता है जो गार्जियन होता है उस सब बच्चों के साथ हमेशा इंसाफ किया है? अगर बच्चे नहीं पढ़े, कोई एक बेटा आईएएस बन जाता है, एक बेटा नहीं पढ़ पाता है, तो इसमें गार्जियन की गलती नहीं ना। गार्जियन तो सबको चाहता है कि कोशिशें तो ये कर सकते हैं ना गार्जियन। अगर एक बात करें तो जो प्रमुख होते हैं परिवार के, वो तो कोशिश करते हैं कि वो कैसे भी करके अपने परिवार को संभाल के रखे, फेल वो ना साबित हो। मैम ये बेस्ट पॉसिबल होता है। अख्तर उल ईमान साहब जैसा ईमानदार, नेक, मुखलिस, समझदार,
संजीदा चेहरा बिहार में राजनीति में नहीं मिलेगा आपको। इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तरुल इमान साहब गार्जियन रूपी इंसान है, जो एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब और अख्तरुल इमान साहब अध्यक्ष हैं। अच्छा। दोनों ने चारों एमएलए को बुला बुला के समझाया, भाई ये तुम्हारी पार्टी है, ये सीमांचल की आवाज है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए लड़ रहे हैं, वो आदमी 2000 किलोमीटर दूर छोड़कर, घर बार छोड़कर आपकी आवाज बनने आए, उनको एमएलए एमपी सीमांचल से नहीं बनना है, आपको बनना है। तब भी आप अगर छोड़ दीजिएगा तो अब कोई क्या कर सकता है। बैरिस्टर साहब के सामने इन्होंने आहद इन लोगों ने लिया था कि नहीं हम नहीं सर छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी आप ये फैसला कर लीजिएगा तो अफसोसनाक है। अच्छा जी, बाहरी लोगों को भी आप उम्मीदवार बनाना चाहते हैं या बाहरी बनाएंगे? जैसे अदर पार्टी के बीजेपी जदयू छोड़कर अगर कोई आदमी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम, अख्तरुल इमान साहब की आइडियोलॉजी पर, आफ्ताब साहब के आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पर अगर तैयार है तो उसका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से एमआईएम में साथ है। अब फैसला आपकी टिकट पार्टी का की आइडियोलॉजी क्या है? मैम, फैसला टिकट का बैरिस्टर साहब, अख्तर साहब, आफ्ताब सर करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, लेकिन उनका अगर पार्टी में आना चाहते हैं हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैम, पार्टी अगर आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का फैसला है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब आदेश करेंगे, बिहार के 243 सीट पे जो सीट पे बोलेंगे वो करेंगे। मेरे लिए मेरी पार्टी फर्स्ट है, पार्टी मेरा अपना कर्म भूमि, मेरी अपनी मिट्टी बलरामपुर है। पार्टी जहां से आदेश करेगी, बोलिएगा कि लड़ने, तो आदिल हसन तैयार है। हम पार्टी के सिपाही, समर्पित सिपाही। कंफर्म है कहीं से भी चुनाव लड़ने के पार्टी लिए का तैयार हैं आप? मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूं। मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूं। ये पार्टी का फैसला है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे इंजीनियर आफ्ताब साहब जनरल सेक्रेटरी का फैसला होगा। मेरी पार्टी का फैसला, मेरे कार्यकर्ता का, कि जहां से वो चाहते हैं मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा अन्य दलों में कितने लोग संपर्क में हैं आपके? देखिए मैम, राजद के एक्स एमएलए, कांग्रेस के एक्स एमएलए, लोजपा के एक्स एमएलए हमारे से संपर्क में है। अब ये फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जदयू के भी एक्स एमएलए से भी कोई आए हैं जो कांग्रेस हाँ, में तो जदयू के भी एक्स एमएलए संपर्क में। अब ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तरुल इमान साहब जो हैं हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, वो फैसला लेंगे कि किनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, किनको पार्टी लाना चाहते हैं। जो आए हैं कांग्रेस से, उनके बारे में आप बताइए। तौसीफ साहब कांग्रेस से 4 बार के एमएलए, एक बार पहली बार इंडिपेंडेंट जीते थे, राष्ट्रपति शासन जो 2005 में था, फिर 6 महीना बाद जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस से लगातार 2005 फिर 2010 फिर 2015 तो पार्टी में इतना विरोध क्यों हो गया? देखिए, पार्टी में होता है, राजनीति में विरोध, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र का, कि विरोध होगा, सपोर्ट होगा। हम थोड़ी मोदी की तरह डिक्टेटर, अमित शाह की तरह डिक्टेटर है कि दोनों जो हम चाहेंगे वो होगा। ये पार्टी का लोकतंत्र का खूबसूरती है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब सबको चाहते हैं अपनी बात रख के। क्या लग रहा है, मोदी जी फेल साबित हो रहे हैं? आपका कहने का मतलब क्या है? हर बार पाकिस्तान ने दहशतगर्द किया है, पूरी दुनिया का टेररिज्म का हब बना हुआ है। हम बार बार ये डायलॉग, बार बार हम ये लव लेटर, मोदी बोलते थे ना कि लव लेटर नहीं चलेगा। इंसाफ कीजिए, आप पाकिस्तान को बताइए, उसको इकोनॉमिकल, आईएमएफ का हम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, आईएमएफ ने लोन दे दिया, आप चुप हो गए, आप कुछ नहीं कर पाए। आपकी कूटनीति क्या है? कोलैप्स हो गई है। तो हम प्रधानमंत्री से बोलते हैं कि परिधान मंत्री नहीं बने, चुनावी मोड में नहीं रहे, टीवी स्टूडियो में नहीं रहे। वाहिद ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमला हुआ उसके दूसरे दिन आके बिहार में प्रचार करते हैं, एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में गए, इंडिया टीवी के प्रोग्राम में गए। वाहिद एक प्रधानमंत्री है जो आज तक किसी भी रिपोर्टर को, जैसे आप लोग मेरे से सवाल कर रही हैं, आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने नहीं अटेंड किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब नीतीश जी से पूछिए, कल तक आरएसएस मुक्त भारत की बात करते थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज भाजपा के सामने आज शहीद इम्तियाज साहब का शव आया और उनको नीतीश जी और दोनों डिप्टी सीएम नहीं गया एयरपोर्ट पे। इससे बड़ा शर्म की क्या बात हो सकती है कि आपका सब इंस्पेक्टर शहीद होता है देश के लिए और ये भाजपा तिरंगा यात्रा की बात करती है और आप नहीं गए एयरपोर्ट, सलामी देने नहीं गए, जिसके कफन में तिरंगा लगा था उसको सलामी देने नहीं गए। ये आपकी नाकामी है, आप कोलैप्स हो गए नीतीश जी। जी आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आप बहुत- आने के लिए और इतना बहुत कीमती शुक्रिया। समय देने के लिए। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।